हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोग अपने कॉपी पेन निकाल लीजिए ताकि हम लोग शुरू कर सकें। तो चलिए आज शुरू करते हैं पहले चैप्टर से, इतिहास के। पहले चैप्टर का नाम है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। मतलब हम शुरू से शुरू करेंगे, ठीक है। तो उसका नाम क्या है चैप्टर का? यूरोपीय कंपनियों का आगमन। मतलब जब से हमारे देश में विदेशी शक्तियां आई तब से लेकर के हम शुरू करेंगे। और आप हो सके तो मेरे एक एक पॉइंट को नोट करते चलिएगा तो समझने में आसानी रहेगी। तो भारत में सबसे पहले कौन से यूरोपीय कंपनी आई थी? उसका नाम आप सभी लोगों को पता होगा, जिसका नाम था पुर्तगाली। तो ये पुर्तगाली क्यों आए, या फिर हम बात करें तो ये यूरोपीय शक्तियां ही क्यों आई भारत में? तो सीधी सी बात है, व्यापार करने के लिए आए थे सभी लोग। हाँ, तो व्यापार क्या पहले नहीं हो रहा था? व्यापार क्या अभी से व्यापार करना चाहते थे जब से आए? तो भारत में जो यूरोपीय शक्तियां थी, जो यूरोप के देश थे, उनके साथ व्यापार प्राचीन काल से ही चल रहा था। आप मेरी एक बात को सुनते चलिए, और वो अगर समझ में आए तो ठीक, वरना लिखते भी चल सकते हैं, ठीक है। तो क्या है कि सबसे पहले कौन आया था भारत में? पुर्तगाली आए थे यूरोप से। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि यूरोपीय शक्ति आई क्यों, विदेशी जो देश थे वो आए क्यों भारत में? तो व्यापार करने के लिए आए। ठीक, किसके लिए आए? व्यापार करने के लिए। तो क्या जो भारत में व्यापार था यूरोपियों से, वो क्या इससे पहले नहीं हो रहा था? क्या मतलब सिर्फ पहली बार ही ऐसा था कि वो व्यापार करना चाहते थे, या क्यों चाहते थे व्यापार करना? ये सारी बातें तो हम बहुत डिटेल में लेकर के चलेंगे। तो क्या हुआ कि जो भारत का जो व्यापार था विदेशी देशों के साथ, यूरोप के साथ, वो बहुत पहले से था। और हाँ, हो सके तो मैप निकाल कर बैठिएगा तो समझ में ज़्यादा आएगा, विश्व का मैप। ठीक, तो क्या हुआ कि जो भारत था उसका जो है यूरोप के साथ संबंध प्राचीन काल से ही था। इसका साक्ष्य के रूप में मिलता है लोथल। आप लोग बंदर ये नाम सुना होगा प्राचीन इतिहास में। लोथल जो है वो एक बंदरगाह था। लोथल बंदरगाह सिंधु घाटी सभ्यता में आप लोगों ने सुना होगा, जहां पर विदेशी या अन्य देशों की मोहरें प्राप्त हुई हैं, जिससे हमको ये पता चलता है कि जो भारत का जो संबंध था वो प्राचीन काल से ही यूरोप के साथ था। तो अब जो है मतलब हम प्राचीन काल से ही यूरोप को जानते थे और उसके साथ व्यापार करते चले आ रहे हैं। तो फिर क्या हुआ कि व्यापार करने के लिए हमको एक नए रास्ता क्यों खोजना पड़ रहा था यूरोपियों को? नहीं, आप सुना होगा भारत की खोज 1498 में। क्या भारत उससे पहले नहीं था? भारत तो था, लेकिन उन्होंने रास्ता खोजा। तो रास्ता क्यों खोजा? क्या उससे पहले व्यापार नहीं होता था? व्यापार तो होता था। तो देखो क्या है कि भारत से जो व्यापार था वो यूरोप से प्राचीन काल से ही हो रहा था, आप लोगों को पता चल गया। दूसरी बात, ये लगातार चलता आया, भारत में व्यापार करने के लिए यूरोप के साथ दो मार्ग थे। एक स्थलीय मार्ग, जमीन वाला रास्ता, एक जलीय मार्ग, जल वाला रास्ता। तो स्थल मार्ग कहाँ से था? आप देखेंगे मैप में तो दिखाई दे रहा होगा, भारत के बगल में क्या है? अफगानिस्तान है, फिर ईरान, इराक, फारस और टर्की। उसके बाद में क्या आता है? इस्तांबुल, और जो है तुम्हारा यूरोप आता होगा। देखो, अगर आप लोग देखेंगे मैप में इस समय के, तो इस स्थल मार्ग से व्यापार होता था। और वहां पर क्या था? उस स्थल मार्ग में बहुत सारे क्या दर्रे, जो पहाड़, देखो अफगानिस्तान के बाद जब भारत पहुंचोगे, जम्मू कश्मीर के बहुत सारे दर्रे हैं, पहाड़ी इलाका है। दर्रा किसे कहते हैं? जहाँ पर जो पहाड़ियों पे जो सकरे जो मार्ग होते हैं, रास्ता प्रदान करते हैं, उनको दर्रा कहा जाता है। तो वो खैबर, कुर्रम, गोमल, ये सब दर्रे थे जिनसे लोग आते जाते थे। तो ये भी कहीं ना कहीं कठिनाइयाँ थी व्यापार करने में, रास्ते सही नहीं थे। लेकिन जलीय मार्ग में क्या था? जो भूमध्य सागर है, काला सागर से के द्वारा होते हुए लाल सागर और फारस की खाड़ी, और फिर अरब सागर द्वारा होते हुए नीचे से भारत में प्रवेश करते थे। आप मैप में देख सकते हैं। तो फिर क्या हुआ कि ये रास्ते क्यों बंद हुए, क्या हुआ, इसके पीछे की कहानी सुनिए। क्या होता है कि एक रोमन साम्राज्य था यूरोप में, जिसकी पूर्वी और पश्चिमी जो थे दो भागों में बटा हुआ। तो जो पश्चिमी हिस्सा था उसकी राजधानी रोम थी, और जो पूर्वी हिस्सा थी उसकी राजधानी कैंस्टनटेनोपिल। कैंस्टोटेनोपिल ये राजधानी थी किसकी? रोमन साम्राज्य की, जो कि यूरोप में था। जो पूर्वी हिस्सा था, जो यूरोप है, जो एशिया, जो अफ्रीका से जुड़ा हुआ आप लोग पाएंगे थोड़ा सा, वहाँ पर जो है वो जो पूर्वी वाला हिस्सा जो जुड़ा हुआ है, मैप में देख रहे होंगे अगर आप, तो वो जो हिस्सा है वो क्या था? वो रोमन साम्राज्य था। उसका जो पूर्वी राजधानी थी उसका नाम क्या था? कैंस्टनटेनोपिल, जिसको अरबी लोग कुस्तुनतुनिया कहते थे। क्या कहते थे?
कुस्तुनतुनिया, जैसे कि भारत में सिंधु नदी को हिंदू नदी कहते थे अरबी लोग, उसी प्रकार से क्या कहते थे, कॉन्स्टेंटिनोपल को कुस्तुनतुनिया कहते थे। तो क्या होता है कि एक साम्राज्य था तुर्की में, जिसको लोग टर्की कहते हैं देश, उसको तुर्की पहले कहा जाता था। तो उसका एक साम्राज्य था टर्की, उस्मानिया साम्राज्य। तो उस्मानिया साम्राज्य ने क्या किया, जो कि तुर्की से ही निकला हुआ था, उसने क्या किया, वो धीरे धीरे विस्तारित होता गया, छोटे छोटे राज्यों को जीता किया। फिर क्या हुआ कि एक दिन उसने कॉन्स्टेंटिनोपल को ही जीत लिया, कुस्तुनतुनिया को। ये घटना है 1453 की। तो उस्मानिया साम्राज्य ने कुस्तुनतुनिया को कब जीता, 1453 में जीत लिया। तो 1453 में जीतने के बाद क्या होता है कि अब जो रास्ते थे, जो वहां से पर जाने का मार्ग था, जिसको कुस्तुनतुनिया को आज आप लोग इस्तांबुल के नाम से जानते हैं, मैप में देख रहे होंगे अगर आप, यूरोप का जो पूर्वी हिस्सा है उसको इस्तांबुल लिखा होगा, वो उसको ही पहले कुस्तुनतुनिया कहा जाता था, जो कि 1453 में उसने जीता था। ये जो इस्तांबुल है ये आज टर्की के क्षेत्र में आता है, टर्की इस पर अपना शासन चलाता है। और ये जो इस्तांबुल है, और मतलब जो यहाँ पर अफ्रीका वाला जो देश है, यहाँ पर कौन सी संधि है, जल संधि है, बारालोसा की जो है जल संधि है। यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा, अगर वहाँ पर देख रहे होंगे मैप में, तो आई मीन पढ़ते समय अगर आप लोगों ने मैप निकाला हुआ है वर्ल्ड वाला तो बहुत अच्छा रहेगा। अदरवाइज चीज़ें आप ऐसे ही समझने का प्रयास करिए जैसे बोल रहा हूँ। बाकी अगर आप चीज़ों को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आप, तब तक कुछ दिनों तक ऐसे ही काम चलाइए, फिर बोर्ड पर भी आएंगे एक दिन, ठीक है। तो क्या होता है कि कुस्तुनतुनिया को जीत लेते हैं, जिससे फिर क्या होता है, जो स्थलीय मार्ग था वहाँ पर पूरा किसका जो है आधिपत्य हो जाता है एक तरीके से, कुस्तुनतुनिया मतलब टर्की का हो जाता है। अब अगर कोई व्यापार करता था उस मार्ग से यूरोपी, तो व्यापार तो हो रहा था, लेकिन उन लोगों ने कर बहुत बढ़ा दिए थे, जिससे व्यापार करना थोड़ा मुश्किल हो गया था। अब बचा जलीय मार्ग, वहाँ पर एक ही मार्ग बचा था, तो उस पर अरबों ने बहुत ज़्यादा टैक्स बढ़ा दिया। तो अब एक ही मार्ग था, भीड़ भी बहुत बढ़ गई, तो उस पर भी मतलब व्यापार करना मुश्किल हो गया, एक तरीके से असंभव हो गया। तो फिर क्या हुआ कि इन लोगों को कि व्यापार करने के लिए एक नए मार्ग को खोजने की आवश्यकता हुई। तो नए मार्ग को खोजा गया, खोजने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए। तो जो पुर्तगाल था, पुर्तगाल में क्या हुआ कि उस समय जो पूरा यूरोप था एक तरीके से, वहां पर क्या हुआ, जब खोज चल रही थी भारत की उस समय, वहां पर पुनर्जागरण का भी जो है विस्तार हो रहा था, पुनर्जागरण भी आ रहा था, पुनर्जागरण भी चल रहा था। पुनर्जागरण का मतलब पुनः जीवित होना, पुनः जागृत होना, फिर से पुनः उन्हीं विचारधाराओं की ओर वापस लौटना। पुनर्जागरण क्या था, पुनर्जागरण क्यों हुआ यूरोप में, पुनर्जागरण से क्या प्रभाव पड़े, इसको देख लेते हैं। देखो मैंने भी क्या बताया कि 1453 में कुस्तुनतुनिया को किसने जीता, उस्मानिया ने। तो जब कुस्तुनतुनिया को जीत लिया, कुस्तुनतुनिया को इसने जीता उस्मानिया ने, तो कुस्तुनतुनिया को जब जीता तो वहां पर भैया जैसे अब क्या होता है कि आपने किसी के घर पे कब्जा कर लिया तो अपनी मनमानी चलाओगे। तो उसी प्रकार से क्या हुआ कि जब उन्होंने जीत लिया उसको, तो क्या होता है कि उसको जीतने के बाद वो लोग उस पर अपना अधिकार जमाते हैं। तो वहां पर जो बुद्धिमान लोग थे, जो विद्वान लोग थे, वो लोग वहां से भाग आए। और कहाँ भगे, यूरोप में भगे, जो पूर्वी यूरोप था, वहीं के इटली जैसे देशों में उनको शरण मिली। इसलिए पुनर्जागरण की शुरुआत इटली से मानी जाती है, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। तो वहाँ पर जो विद्वान लोग थे वो अपने साथ जो प्राचीन इतिहास था उसको भी लेकर गए साथ में, बहुत उसमें ज्ञान की चीज़ें थी, जो शास्त्र थे, साहित्य था, उसको लेकर गए। तो वहाँ पर जब गए तो प्रिंटिंग प्रेस से उनकी छपाई भी लोगों ने पढ़ा, जिसकी वजह से क्या हुआ कि फिर से एक तर्क शक्ति वाली विचारधारा का विकास हुआ और लोग बुद्धिमान हुए, जिसकी वजह से वहाँ पर पुनर्जागरण का विकास होता है। पुनर्जागरण मतलब फिर से जागृत होना, उनके अंदर फिर से पुनः वही विचारधारा जग गई, जो कि क्या थी, मानव केंद्रित थी। उस समय क्या था, जो समाज था ईश्वर केंद्रित था। आप लोगों ने भी देखा होगा, अगर आप कोई ऐसी बात कर देते हैं जो ईश्वर के विरुद्ध हो तो आप लोगों को बहुत उल्टा सीधा कह दिया जाता था। आज भी ऐसा है, अपने यहाँ भारत में ही देख लीजिए। तो क्या होता है कि फिर जो वहाँ पर यूरोपीय थे, आई मीन जो कुस्तुनतुनिया के विद्वान थे, वहाँ पर जाते हैं यूरोप में, जिसकी वजह से वहाँ पर पुनर्जागरण होता है। पुनर्जागरण के बाद क्या होता है, वहाँ पर नए नए आविष्कार होते हैं, नई नई चीज़ों का विकास होता है, जैसे कि नौकायान बनाए जाते हैं बड़े बड़े, इन सभी चीज़ों का, जिससे कि एक तरीके से यात्रा करने में, खोज करने में अन्य देशों की सफलता मिलती है। तो पुर्तगाल के बगल में एक छोटा सा देश दिखाई दे रहा होगा, स्पेन। स्पेन में क्या होता है कि 1492 में कोलंबस भारत की खोज करने के लिए निकलते हैं, लेकिन वो भटक जाते हैं, पश्चिमी रास्ते पर चले जाते हैं और अमेरिका पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से 1492 में अमेरिका की खोज हुई। अमेरिका की खोज किसने की, कोलंबस ने।
तो क्या होता है कि अब खोज हो गई अमेरिका की, लेकिन फिर भारत पे खोजना था। भारत की खोज क्यों करना चाहते थे और भारत से ही व्यापार क्यों करना चाहते थे यूरोपीय? तो क्या होता है कि वहाँ पर एक तरीके से मांस बहुत ज़्यादा खाया जाता था, उसको मतलब प्रिजर्व करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए हमें मसालों की जरूरत पड़ती थी। जैसे कि उस समय फ्रिज तो था नहीं, कैसे उसको सुरक्षित रखवाते, तो मसाले लगाकर उसको सुरक्षित रखा जाता था। और भारत के पास जो है मसाले प्रचुर मात्रा में थे। भारत एक अमीर देश था जहाँ से व्यापार करने में उनको आसानी थी। तो फिर क्या हुआ कि वहाँ का जो प्रिंस था, पुर्तगाल का प्रिंस हेनरी द नेविगेटर, इस बात नाम को याद रखिएगा, प्रिंस हेनरी द नेविगेटर, याद रख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। ये कौन है? पुर्तगाल के जो है वहाँ के सम्राट थे उस समय, ठीक, राजा थे, प्रिंस हेनरी द नेविगेटर। इनके संरक्षण में क्या था, 1487 में बार्थोलोम्यू डियास ये निकलते हैं भारत की खोज करने के लिए। और अफ्रीका जो महाद्वीप है उसका जो अंतिम तट है, केप ऑफ गुड होप, जिसको नाम उन्होंने ही दिया था, आशांतरीप नाम दिया और या तूफानी अंतरीप नाम दिया, वहाँ तक पहुँचते हैं। फिर वहाँ से वापस चले जाते हैं। तो वहाँ तक उन लोगों ने खोज कर ली थी, लेकिन भारत तक नहीं पहुँच पाए। तो क्या हुआ, फिर 10 साल बाद 1497 में निकले। 1497 में निकले थे कौन? वास्को डी गामा, 4 जहाजी बेड़ों के साथ और 150 से अधिक लोगों के साथ निकले थे। ये बात आप लोगों को नहीं पता होगी कि कितने लोगों के साथ निकले। वास्को डी गामा 1497 में निकले 4 जहाजी बेड़ों के साथ और 150 से अधिक लोगों के साथ निकले। तो आशांतरीप, तो वहाँ तक उनको रास्ता पता ही चल गया था, केप ऑफ गुड होप तक का, तो वहाँ तक पहुँचे। और उसके बाद में पूर्वी की तरफ आगे बढ़े, पूर्व की तरफ। तो वहाँ पर एक गुजराती पथ प्रदर्शक गुजराती जो व्यापारी था, उसका नाम था अब्दुल मजीद। क्या नाम था? अब्दुल मजीद। उसने जो है उनको बताया कि इस तरफ आप आगे चले जाइए, भारत मिल जाएगा। तो उसने उसकी सहायता से जो है वो भारत तक, कालीकट एक तट था केरल में, वहाँ पर पहुँचे, जिसका आज नाम कोझिकोड तट कहते हैं आप लोग। वहाँ पर पहुँचे, वहाँ के जो राजा थे जम्मूरिन, उन्होंने जो उनका स्वागत किया। इस तरीके से जो है वहाँ पर भारत की खोज हुई। 1498 20 मई 1498 को जो है कालीकट तट पर पहुँचे थे। तो क्या होता है कि जब यहाँ पर भारत में कुछ दिनों तक रुके, उसके बाद में यहाँ से जो भी सामान लेकर गए पुर्तगाल, वहाँ पर जो है इनको 60 गुना ज़्यादा लाभ हुआ उससे। समझ रहे हैं? 60 गुना लाभ हुआ। जो मसाला लेकर, जो चीज़ें लेकर गए यहाँ से, उससे उनको 60 गुना लाभ हुआ। अब अन्य देशों को यूरोप में पता चल गया उस रास्ते के बारे में, और अन्य देश भी आए, जैसे पुर्तगाल, उसके बाद में डच, ब्रिटिश, स्वीडन, फ्रांसीसी, ये सब लोग आए। तो जो है यहाँ पर फिर बहुत सारे लोग रहे, कुछ आपस में भी लड़ाइयाँ हुई। अब हम इन चीज़ों को आगे जानेंगे। फिलहाल आप लोग ये कहानी एक तरीके से समझ में आई होगी। आप लोगों ने अगर मैप की मदद ली है तो समझ में ज़्यादा आएगा। और प्लीज़ आप लोग इसे शेयर करते रहिए, दूसरे लोगों तक पहुँचाते रहिए, ताकि उन लोगों को भी इसके बारे में पता चलता रहे। ठीक है, फिर मिलते हैं नई क्लास में। और कुछ वैकेंसीज भी नई आई हैं, उनके बारे में कल चर्चा करेंगे। एक नई वीडियो लेकर आएंगे, उसमें बहुत सारी वैकेंसी आई हैं इस समय, उनके बारे में भी कल बताएंगे। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।